बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन आर्मी ने अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए एक नए हेलमेट को टेस्ट किया है। ये बेसिकली एक नया वाइड फील्ड ऑफ व्यू हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, जिसको आप HMD भी कहते हैं। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के अंदर इस हेलमेट का एक बड़ा कलीदी किरदार होता है। गनशिप हेलीकॉप्टर के पायलट को तमाम इंफॉर्मेशन अपने इस हेलमेट के ऊपर नजर आ रही होती है। इस हेलमेट की खास बात यह है कि इस हेलमेट के अंदर F-35 वाला एक फीचर रखा गया है। जितना अभी तक मैंने इस हेलमेट को देखा है, उसमें मुझे जो इसकी खास बात नजर आई है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने F-35 वाला भी एक फीचर रखा है। F-35 के हेलमेट के अंदर एक फीचर ये होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि F-35 के अंदर तो कोई हेड नहीं है, यानी कि हेड अप डिस्प्ले नहीं है। इस वजह से F-35 के पायलट का जो हेलमेट है वही उसके हेड का काम भी करता है। लेकिन F-35 के हेलमेट के अंदर एक खास फीचर ये है कि पायलट F-35 को सी थ्रू भी कर सकता है, यानी कि F-35 का जो पायलट है वो जहाज के बिल्कुल नीचे भी देख सकता है कि नीचे क्या चीज चल रही है। डेफिनेटली F-35 के ऊपर मुख्तलिफ 360 डिग्रीज के ऊपर कैमरे लगे होंगे, जो कि उसके पायलट को ये 360 डिग्रीज के जो है फील्ड ऑफ व्यू देती है। अब ये कैपेबिलिटी अमेरिकन ने अपने अपाची हेलीकॉप्टर के पायलट को भी दे दी है, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गनशिप हेलीकॉप्टर के पायलट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, F-35 के पायलट के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर होगी, क्योंकि अगर उसने दुश्मन के जहाज़ की पोजीशन को देखना है और दुश्मन का जहाज़ उसके बिल्कुल नीचे है, तो वो इस हेलमेट के ज़रिए से जहाज़ के नीचे भी बिल्कुल देख सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मेरा ख्याल है कि एक गनशिप हेलीकॉप्टर का पायलट कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। इस हेलमेट को टेस्ट करने के लिए अभी तक 23 फ्लाइट कंडक्ट की जा चुकी हैं और 17 मुख्तलिफ पायलट्स ने इस हेलमेट को फ्लाई करके टेस्ट किया है। इस हेलमेट के इजाफे से डेफिनेटली अपाची के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी। अपाची के 360 डिग्रीज के ऊपर उनको हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाने पड़ेंगे। ये बात समझी जा सकती है कि अमेरिका ने जब इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो उसने इस टेक्नोलॉजी को अपने F-35 यानी कि टॉप के फाइटर जेट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। अब वो इस टेक्नोलॉजी को अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। अगली खबर कजाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से है। कुछ दिन पहले मैंने आपको कजाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर एक खबर दी थी कि रशिया ने 4 Su-30 जहाज कजाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए हैं। टोटल 20 Su-30 जहाज रशिया ने कजाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले करने हैं। अब खबर आई है कि कजाकिस्तान एयरफोर्स ने एयरबस के बने हुए A400 जहाज जो है वो परचेज किए हैं। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां मुल्क बन गया है जिसने ये एयरबस का बना हुआ A400 एटलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट परचेज किया है। इससे पहले इस जहाज को जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, टर्की, बेल्जियम, मलेशिया और लग्जमबर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जहाज उस वक्त सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था जब इसको टॉम क्रूज ने अपनी एक फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया था। 2 जहाज़ों का ऑर्डर है, ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन एयरबस ने कहा है कि 2024 के अंदर हम पहला जहाज कजाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर देंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने इस जहाज की तमाम मेंटेनेंस वगैरह, पायलट ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ जो है वो कवर किया है। एयरबस के पास इस वक्त A400 जहाज के तकरीबन 176 ऑर्डर आ चुके हुए हैं, जिसमें से 100 जहाजों को एयरबस ने डिलीवर कर दिया हुआ है। एयरबस का कहना यह है कि इस जहाज के अभी तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट आवर्स जो है उनको कैलकुलेट कर लिया गया है, जो इस जहाज की कैपेबिलिटीज को प्रूव करते हैं और इस जहाज की मैच्योरिटी को शो करते हैं। एयरबस का मानना यह है कि अभी और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अभी A400 का ऑर्डर प्लेस करना है और A400 जहाजों की टोटल तादाद उनके मुताबिक तकरीबन 300 के करीब चली जाएगी। अगली खबर इंडिया के हवाले से है। माजी के अंदर इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत से सवालात थे। ऑल्दो ये बात समझी जाती थी कि इंडियन एयरफोर्स एक अच्छी खासी बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन एनालिस्ट ये ख्याल करते थे कि इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसकी एक मेन वजह ये थी कि इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग जहाज थे उनके अंदर कोई, आप कह सकते हैं, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। मसलन सबसे पहले बेसिक जेट ट्रेनर होता था, उसके बाद थोड़ा सा एक एडवांस जेट ट्रेनर होता था, लेकिन उसके बाद आप सीधा जो इंडियन एयरफोर्स थी वो अपने पायलट को MiG-21 के ऊपर ले जाती थी। अपने पायलट्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक प्लान तरतीब दिया। इस प्लान के तहत उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो उन्होंने इंग्लैंड से हॉक जेट ट्रेनर्स जो थे उनको हासिल किया। ये बेसिकली इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स थे। बेसिकली होता क्या है कि जब आपने एक पायलट को ट्रेन करना होता है तो उसको आप स्लो जहाज से एक फास्ट जहाज की तरफ ग्रेजुअली लेके जाते हैं। लेकिन इंडिया की सूरत में क्या हो रहा था, इंडिया के जो ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे उसकी भी एक मेन रीजन ये थी कि इंडियन पायलट्स बहुत स्लो जहाजों से एकदम बहुत ज्यादा हाई फास्ट जहाज के ऊपर जो थे वो आ जाते थे। इंडियन एयरफोर्स के पास एक इंटरमीडिएट जेट नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पायलट की ट्रेनिंग के लिए जरूरी होता है कि वो स्लो जहाज से एक फास्ट जहाज की तरफ ग्रेजुअली मूव करे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को स्लो जहाज से एकदम जो है वो बहुत ज्यादा तेज जहाज के ऊपर ले जाती थी, जहां पे आके तो प्रॉब्लम्स पेश आती थी, जहां पे आके उनके बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। फिर उन्होंने इंग्लैंड से हॉक जेट ट्रेनर्स जो थे वो हासिल किए, उससे उनकी कुछ ट्रेनिंग जो थी वो बेहतर हुई।
इंडियन एयरफोर्स का एक और भी प्रॉब्लम था कि इंडियन एयरफोर्स के जो बेसिक जेट ट्रेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हुए थे। इंडियन एयरफोर्स हाल कंपनी के बने हुए HPT-32 दीपक जहाज़ों को इस्तेमाल करती है। ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हुए हैं, ये आउटडेटेड हो चुके हुए हैं। इन जहाज़ों के अंदर पायलट और उसका इंस्ट्रक्टर साइड बाय साइड बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के मशाक जहाज़ के अंदर बैठते हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मशाक जहाज़ों को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया और उसको सुपर मशाक के ऊपर वो लेके गए। इंडियन एयरफोर्स ने अपने इस HPT-32 दीपक जहाज़ को जो है वो इंप्रूव नहीं किया और वो इसको काफ़ी देर से इस्तेमाल करती चली आ रही थी। इंडियन एयरफोर्स को एक अच्छे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, लेकिन हाल कंपनी एक जहाज़ बना रही थी, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ था HTT-40। ये जहाज़ जो था ये बहुत ज़्यादा महंगा बनता जा रहा था और इसकी जो सर्टिफिकेशन थी वो भी अभी तक हाल कंपनी ने नहीं ली हुई थी। इंडियन एयरफोर्स को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए नए जहाज़ों की ज़रूरत थी। उन्होंने 75 पिलाटस PC-7 जहाज़ जो थे उनको ऑर्डर कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी वजह बाहर से जहाज़ परचेज करने की वो ये थी कि जो हाल कंपनी थी वो ये HTT-40 जहाज़ जो थे ये बहुत ज़्यादा महंगे सेल कर रही थी इंडियन एयरफोर्स को, जबकि ये जो पिलाटस PC-7 जहाज़ थे ये एक तो प्रूवन जहाज़ थे, यानी कि ये मुख्तलिफ एयरफोर्सेस के पास इस्तेमाल हो रहे थे और इनकी प्राइस जो थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने यह हाल कंपनी का बना हुआ HTT-40 जहाज़ जो है इसको स्क्रैप किया और 75 पिलाटस PC-7 जहाज़ जो थे वो परचेज कर लिए। ये PC-7 पिलाटस जहाज़ जो है इस वक्त दुनिया की 19 एयरफोर्सेस जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं और ये हाल के बने हुए HTT-40 जहाज़ से सस्ता भी था। इस वजह से ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स ने PC-7 पिलाटस जहाज़ परचेज किया। लेकिन अब खबर ये आई है कि हाल ने अपने इस HTT-40 जहाज़ की नाइट फ्लाइंग को भी जो है वो कंडक्ट कर लिया है और इसका स्पिन वाला मनूवर जो था वो रह गया हुआ था। अब हाल ने इस जहाज़ के स्पिन मनूवर को भी कंडक्ट कर लिया है, इसकी नाइट फ्लाइंग को भी कंडक्ट कर लिया है और हाल कंपनी ने इस जहाज़ की तमाम सर्टिफिकेशन टेस्टिंग जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब उन्होंने कहा कि हम इस जहाज़ को जो है वो सर्टिफिकेशन क्लियरेंस के लिए भेजेंगे। सर्टिफिकेशन हासिल हो जाने के बाद हाल कंपनी इस जहाज़ को सेल कर सकेगी। अभी भी हाल कंपनी का मानना यही है कि वो इंडियन एयरफोर्स को ये जहाज़ सेल करने में कामयाब हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स इस जहाज़ को अपने रुकी पायलट्स के लिए इस्तेमाल करेगी, यानी कि फर्स्ट स्टेज के पायलट्स के लिए HTT-40 जहाज़ को इस्तेमाल करेगी। सेकंड स्टेज के ऊपर पायलट्स को वो अपने किरण मार्क 2 जहाज़ के ऊपर लेके जाएंगे, ये एक जेट ट्रेनर है। उसके बाद थर्ड स्टेज के लिए उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉक एडवांस ट्रेनर जहाज़ परचेज किया था इंग्लैंड से, उसके ऊपर वो उसको लेके जाएंगे और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट्स को MiG-21 के ऊपर लेके जाती है। अगली खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के दरमियान एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जो बाइडन ने बताया कि अमेरिका यूक्रेन को तकरीबन $60 मिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस देने जा रहा है। इस सिक्योरिटी असिस्टेंस के तहत अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स भी देगा। इससे पहले भी अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी असिस्टेंस के तहत पैसे दे चुका है। 2017 और 2018 के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन दिए थे। 2019 के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन दिए थे और 2020 के अंदर $300 मिलियन दिए थे। अब इस रिसेंट मीटिंग के अंदर अमेरिका ने कहा कि हम यूक्रेन को ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स देंगे। डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि रशिया के पास दुनिया की एक बहुत बड़ी टैंक फोर्स मौजूद है और यूक्रेन और रशिया के आपस में मामलात आजकल बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ साल पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन भी कर दी थी। यूक्रेन का ख्याल ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर रशिया इन्वेजन करता है तो हो सकता है कि वो अपने टैंक्स भी ज्यादा साथ लेके आए। रशियन टैंक्स को रोकने के लिए यूक्रेन अमेरिका से ये जेवलिन एंटी टैंक वेपन्स जो है इनको परचेज कर रहा है। परचेज क्या कर रहा है, बेसिकली वो एक किस्म का डेट ट्रैप ही है। अमेरिका बेसिकली यूक्रेन को पैसे देगा। अमेरिका के इसमें बहुत से फायदे हैं। उन्हीं पैसों को वो वापस ले लेगा और उनके बदले में वो उनको जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स दे देगा। कर्जा बाद में यूक्रेन उतारता रहेगा। यूक्रेन के फौजी जो है वो रशिया से लड़ते रहेंगे। रशिया बेसिकली अमेरिका का एडवर्सरी है। अमेरिका बेसिकली रशिया और नेटो स्टेट्स के दरमियान यूक्रेन को एज ए बफर स्टेट इस्तेमाल करेगा। असला अमेरिका देगा, लड़ेगी यूक्रेन की फौज, मरेगी भी यूक्रेन की फौज। अमेरिका का असला बिक जाएगा, उसकी फैक्ट्रियां चलती रहेंगी और इसी तरह से अमेरिका पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहेगा। 2014 से लेके आज तक अमेरिका यूक्रेन को $2.5 बिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंस के तौर पे दे चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।